बोतल के कांच फर्श पर गिर पड़े और तेज आवाज हुई। ये देखते ही कार्तिक और उसके साथ आए हुए उसके दोनों दोस्त दो दो कदम पीछे हट गए। जिस लड़के को वो एक कमजोर लौंडा समझ रहे थे वो तो फाइटर निकला। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पुष्कर ने बोतल के वो कांच के टुकड़े फर्श से उठाए और उन्हें हाथ से मसलकर पाउडर बनाते हुए अपने सामने की टेबल पर रगड़ दिया। अबे गधों, जाओगे या तुम्हारा भी पाउडर बना दूं? पुष्कर ने कार्तिक और उसके दोस्तों से कहा। उन तीनों की आंखें ऐसे फटी हुई थी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्होंने आज तक किसी को एक हाथ से बियर की बोतल को तोड़कर उसका पाउडर बनाते हुए नहीं देखा था। अगर और थोड़ी भी देर हम यहां रुके तो फिर हड्डियों के डॉक्टर के यहां मिलेंगे। दूसरे लड़के ने कहा। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं। कार्तिक ने किसी तरह हिम्मत बांधते हुए कहा। क्यों बताऊं मैं अपना नाम? पुष्कर अपने अंदर की आवाज को सुन सकता था। यह उसी काले सांप की आवाज थी जो उसके अंदर था। तुम्हारे लिए अभी इतना ही काफी है कि मैं इस लड़की का हस्बैंड हूं। पुष्कर ने हंसकर शिखा की ओर इशारा करते हुए कार्तिक की बात का जवाब दिया। शिखा के शरीर में अचानक से कंपकपी छूट गई थी। उसने कभी भी किसी के मुंह से ऐसे शब्द नहीं सुने थे। अचानक ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। शर्माते हुए उसने अपना सिर नीचे कर लिया। तीनों लड़के खिसिया कर रह गए थे। ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। कार्तिक ने दांत भींचते हुए पुष्कर से कहा। मेरे पास इतना समय नहीं होता कि तुम जैसे लुक्कों का यहां बैठकर इंतजार करूं। हिसाब तुम्हें बराबर करना है तो ढूंढना भी तुम्हें ही पड़ेगा। पुष्कर ने उन्हें टकासा जवाब दे दिया था। कार्तिक अब इससे ज्यादा बेइज्जती ना तो बर्दाश्त कर सकता था और ना ही पुष्कर का कुछ बिगाड़ सकता था। इसलिए वो चुपचाप अपने साथियों को लेकर वहां से चल पड़ा। सॉरी, शिखा ने धीमी आवाज में चम्मच मुंह में दबाते हुए पुष्कर से कहा। और इसी के साथ उसे ध्यान आया कि जो चम्मच उसने अपने दांतों के बीच दबाई है वही उसने कुछ देर पहले पुष्कर के मुंह में डाली थी। ये ध्यान आते ही शिखा बुरी तरह से शर्मा गई। ओह गॉड, तो क्या ये मेरी पहली किस थी? शिखा ने मनी मन कहा और फिर हल्के से नजर उठाकर पुष्कर की ओर देखा। लेकिन वो इतना शर्मा रही थी कि ज्यादा देर तक पुष्कर की ओर देख ही नहीं सकी और फिर आहिस्ता से गर्दन झुकाकर बोली। मैं माफी चाहती हूं कि मैंने आपका इस तरह से इस्तेमाल किया। लेकिन शिखा की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि उसे किसी के तेज तेज चलने की आवाज सुनाई दी। शिखा ने सिर उठाकर देखा तो पुष्कर तेजी से उठकर वहां से चल पड़ा था। हेलो मिस्टर, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। शिखा जल्दी से उठी और पुष्कर के पीछे पीछे दौड़ती हुई उसके पास आकर बोली। मैं उन लोगों की बात कभी नहीं सुनता जो मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पुष्कर ने चिढ़ते हुए शिखा से कहा। लेकिन मैं उसके लिए माफी मांगती हूं और तुम्हें आज डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती हूं। शिखा ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेले ही खाना पसंद है, पुष्कर ने कहा और फिर आगे की ओर बढ़ गया। पुष्कर का जवाब सुनकर शिखा सन्न रह गई थी। उसने मन ही मन कहा, अरे मुझे आज तक किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया। और तो और लड़के तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं और मेरे साथ डिनर पर जाने के लिए मरते हैं। और एक ये लड़का है जिसे मैंने खुद इनवाइट किया, मगर इस लड़के ने तो मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। शिखा चुप हो गई थी। वो भौचक्की सी खड़ी हुई पुष्कर को जाते हुए देख रही थी। ओहो, तुमने मुझे उससे ढंग से बात क्यों नहीं करने दी? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितनी सुंदर थी? वो मुझे डेट पर बुला रही थी और तुमने उसे यूं उल्टा सीधा जवाब देकर भड़का दिया। पुष्कर ने अपने अंदर छुपे हुए सांप से झल्लाते हुए कहा, क्योंकि वह लाख कोशिशों के बाद भी उन दोनों सांपों पर काबू नहीं कर पा रहा था और उन्होंने ही शिखा को इस तरह से जवाब देने के लिए पुष्कर को मजबूर किया था। तो क्या हुआ? तुम्हें उसकी नजरों में हीरो भी तो मैंने ही बनाया था। और छोड़ो ये बकवास बातें, अभी तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। इन झंझटों से दूर रहोगे तो ही अपना लक्ष्य पा सकोगे। सांप ने कहा। लक्ष्य? कैसा लक्ष्य? मुझे तुम्हारी बात समझ ही नहीं आ रही है। आखिर तुम हो कौन? कभी तो मेरी मदद करते हो और कभी मुझे इस तरह से शर्मिंदा करा देते हो। पुष्कर ने झल्लाते हुए कहा। कहा ना, तुम्हें समय आने पर सब पता चल जाएगा, सांप ने जवाब दिया। लेकिन कब कब बताओगे मुझे? सुनो, हेलो। लेकिन फिर पुष्कर को अपने अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। धीरे धीरे चलते हुए पुष्कर अपने कॉलेज पहुंच चुका था और उसके बाद वो लाइब्रेरी में जाकर बैठ गया। शिखा भी पुष्कर के पीछे पीछे ही कॉलेज की लाइब्रेरी पहुंच गई थी। अरे यार, ये तो यहां भी आ गई। अगर इसने फिर से मुझसे डिनर के लिए कहा तो मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगा। पुष्कर मन ही मन शिखा को देखते हुए यही सोच रहा था। शिखा ने भी पुष्कर को देखा। अरे ये बेवकूफ
उल्टी किताब क्यों पकड़कर बैठा है? मुझे तो लगता है सचमुच कोई साइको है। पुष्कर को किताब के पीछे अपना मुंह छिपाए हुए बैठा देखकर शिखा ने मन ही मन सोचा। तभी शिखा के मोबाइल पर एक कॉल आया और वो भागते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। ओह, तो ये भी इसी कॉलेज की है। चलो फिर तो बहुत अच्छा है, अब तो इससे मुलाकात होती रहेगी। पुष्कर ने शिखा को जाते हुए देखकर कहा, अरे तुम पुष्कर, तुम यहां? तभी पुष्कर को अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। पुष्कर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत उसके पीछे खड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी। क्या तुम्हें भी पौधे और उनके बारे में पढ़ना पसंद है? मैडम का अजीब सा सवाल सुनकर पुष्कर चौंक गया था। तभी उसकी निगाहें अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब पर गई, जो कि बेहद दुर्लभ पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में थी। जी मैडम, वो मैं बस यूं ही, पुष्कर ने झिझकते हुए कहा। मैडम नहीं, आंटी कहो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं और तुम्हारी मां पुरानी सहेलियां हैं और आज भी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए तुम मुझे सुरभि आंटी ही कहा करो, चाहे कॉलेज में हो या कहीं बाहर। सुरभि ने कहा। लेकिन तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे कोई भी दोस्त यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं, और उर्वी भी, वो भी तुम्हारे साथ नहीं है? सुरभि ने पुष्कर से पूछा। सुरभि उर्वी की मां थी, और क्योंकि उसकी मां और सुरभि बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए पुष्कर ने बहुत सा समय उर्वी के साथ गुजारा था, और इन नजदीकियों के कारण ही पुष्कर उर्वी के प्यार में पड़ गया था। पर उस प्यार का अंत बेहद दर्द भरा था, जिसे पुष्कर कभी भूल नहीं सकता था। लेकिन अब पुष्कर निर्णय ले चुका था कि वो फिर कभी भी उर्वी के पीछे इस कदर दीवाना नहीं होगा, जैसा वो पहले कभी हुआ करता था। ओह गॉड, ये लड़की फिर मुझसे झूठ बोलकर कहीं चली गई। उसने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारे साथ है, और देखो तुम यहां अकेले बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, और वो न जाने कहां गायब है। सुरभि ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। आप चिंता मत कीजिए, उर्वी अपने दोस्तों के साथ ही होगी। पुष्कर उर्वी के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बात बदलने के लिए सुरभि से कहा, क्या आप भी यहां कोई बुक पढ़ने के लिए आई हैं? हाँ, आज मेरी कोई क्लास नहीं है, तो सोचा मैं तुम लोगों की एक्टिविटीज के लिए कोई बुक पढ़ लूं। सुरभि ने कुछ सोचते हुए कहा। ओके, फिर तो जो किताबें आपको चाहिए वो सेकंड या थर्ड फ्लोर पर ही मिलेंगी, पुष्कर ने कहा। ओह रियली? लगता है तुम्हारी मेमोरी काफी अच्छी है पुष्कर। ठीक है, मैं वहीं जाकर देखती हूं। और हां, आज शाम को तुम मेरे घर पर आ जाना, साथ में ही डिनर करेंगे, सुरभि ने कहा। पुष्कर का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे सुरभि और अपनी मां की दोस्ती के कारण हां करनी पड़ी। शाम हो चली थी और पुष्कर लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। अब उसे उर्वी के घर जाने की तैयारी करनी थी। क्यों, कहां जाने की सोच रहे हैं? तभी उसे अपने सीधे कान में आवाज आई। मैं वो सुरभि आंटी ने बुलाया ना आज, तो वहीं जाऊंगा, पुष्कर ने कहा। भूल गए वो पिटाई और वो बेइज्जती, और फिर भी वहां जाने के लिए हामी भर दी तुमने। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस लड़की से दोबारा नहीं मिलना चाहिए? कान के पास बैठे हुए सांप ने कहा। मैं कुछ नहीं बोला हूं, लेकिन सुरभि आंटी ने कहा तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया था, पुष्कर ने जवाब दिया। सुरभि आंटी कल कुएं में कूदने के लिए कहेंगी तो वहां भी कूद जाओगे। अरे अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं तुम्हारे अंदर? काले सांप ने कहा। सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं होगी? अरे मैं मर्द हूं, एक बार जो ठान लेता हूं तो फिर कदम पीछे नहीं हटाता, पुष्कर ने दांत भींचते हुए कहा। हाँ, वो तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कितने बड़े मर्द होते हैं। लड़की देखी नहीं कि लार टपकनी शुरू हो जाती है तुम्हारी। सांप ने कहा। नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, पुष्कर ने कहा। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही सावधान करना चाहता हूं कि आज अगर तुम वहां गए तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। कैसी मुसीबत? अरे मैं कोई डरपोक नहीं हूं, मैं अपनी परेशानी खुद हैंडल कर सकता हूं, पुष्कर ने आवेश में आकर कहा। मैंने जो ठीक समझा तुम्हें बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। काले सांप ने फिर से कहा और गायब हो गया। मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूं जो छोटी मोटी मुसीबत से डर जाऊंगा? अब तो मैं जरूर जाऊंगा। ओह, 6 बज चुके हैं, अब रूम पर जाने का समय नहीं है, मुझे सीधे ही सुरभि आंटी के घर जाना चाहिए। पुष्कर सीधे सुरभि के घर की ओर चल पड़ा और लगभग आधे घंटे में वो उनके घर पहुंच चुका था। आओ पुष्कर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, डिनर जल्दी ही तैयार होने वाला है। वैसे क्या तुम्हें कुछ स्पेशल खाने का मन है? मैं कुछ और भी तुम्हारे लिए बना सकती हूँ, सुरभि ने पुष्कर को बैठने का इशारा करते हुए कहा। थैंक यू सुरभि आंटी, लेकिन मैं खाने के मामले में इतना चूजी नहीं हूं, आप जो भी बनाएंगी मैं खा लूंगा।
पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर ठीक है, तुम्हारे अंकल तो काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, इसलिए आज हम तीनों ही डिनर करेंगे। सुरभि ने कहा, अरे नालायक, बाहर आजा, देख पुष्कर आया है। सुरभि ने जोर से चिल्लाते हुए उर्वी से कहा, जो कि अपने कमरे में बैठी हुई किसी से फोन पर चैटिंग कर रही थी। अपनी मां की आवाज सुनते ही उर्वी कमरे से बाहर आ गई। उसके बाल खुले हुए थे और उसने डीप नेक टॉप के साथ शॉर्ट पहना हुआ था। कटीले नए नक्श के साथ साथ एक खूबसूरत फिगर होने के कारण उर्वी बहुत ही ज्यादा सेक्सी लगती थी, इसलिए तो पुष्कर उसके प्यार में पागल हो गया था। लेकिन अब उसके अंदर से उर्वी के लिए वो दीवानापन खत्म हो चुका था, पर अभी भी वो अपनी नजरों को उर्वी के खूबसूरत शरीर पर घूमने से रोक नहीं पा रहा था। पुष्कर, तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे घर पर डिनर करने के लिए आ गए हो? उर्वी ने ताना मारते हुए पुष्कर से कहा, जब उसकी मां खाने की तैयारी करने के लिए किचन में जा चुकी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे फोन के अंदर झांकने के बाद मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आने की भी हिम्मत कर सकते हो। दाद देनी पड़ेगी मुझे तुम्हारी बेशर्मी की, और तुम मेरी मां से मेरी शिकायत भी करते हो। उर्वी ने तीखी जुबान में पुष्कर को कोसते हुए कहा, शिकायत? कैसी शिकायत? पुष्कर ने उर्वी से पूछा, अनजान बनने की कोशिश मत करो। आज मेरा अपने दोस्तों के साथ डिनर करने का प्लान था, लेकिन तुमने ही मेरी मम्मी को बताया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, और कमीनों की तरह यहां डिनर का प्लान बना लिया। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आती भी है या नहीं? कैसे पता चला मेरी मम्मी को कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? हाँ। उर्वी ने मुंह बनाते हुए पुष्कर को झड़कते हुए कहा, तुम जितना समझती हो मैं उतना बुरा भी नहीं हूं, और हां, वो अयान अच्छा लड़का नहीं है जिसके पीछे तुम दीवानी हुई बैठी हो और मुझसे लड़ रही हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना ख्याल रखो। पुष्कर ने दबी हुई आवाज में उर्वी को समझाते हुए कहा। पुष्कर जानता था कि अयान एक अमीर घराने से था और अपने पैसे के दम पर ही उसने पहले भी स्कूल की कई लड़कियों को पटाया और फिर उन्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। ऐसी 5 लड़कियां थी जिन्होंने शर्म के कारण स्कूल छोड़ दिया था। उनके पेरेंट्स ने अयान के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की थी, मगर अयान अपनी फैमिली के रसूख के कारण बच गया था। हां, मुझे सबको छोड़कर सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बस तुम ही एक अच्छे इंसान बचे हो। तुम अपने गले में एक बड़ी सी बाल्टी लटकाकर क्यों नहीं चलते? हर इतनी शराफत टपकती है तुम्हारे चेहरे से, उसे इकट्ठा करके तुम बहुत पैसे कमा सकते हो। हाँ। उर्वी ने चिढ़ते हुए पुष्कर से कहा था। उर्वी और अयान अभी अभी रिलेशनशिप में आ चुके थे, लेकिन उन दोनों ने किसी के सामने इसे कंफर्म नहीं किया था, क्योंकि उर्वी को डर था कि पुष्कर इसके बारे में उसकी मां को बता देगा। अरे, तुम दोनों किस डिस्कशन में लगे हो? चलो, खाना तैयार हो गया है। अचानक ही सुरभि की आवाज उन दोनों के कानों में आई। मम्मी, मुझे भूख नहीं है, मुझे अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाना है, आप दोनों खा लीजिए। उर्वी ये कहते हुए सोफे से उठकर जाने लगी। तुम इसके साथ भूल कर भी मत जाना। पहली गलती तुम कर चुके हो, अगली गलती तुम्हारी जान ले सकती है। तभी पुष्कर के कान में उसी काले सांप की आवाज आई। कैसी मुसीबत? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पुष्कर ने कहा। मैं काल को आते हुए देख रहा हूं। मैं हर मौके पर तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये लड़की झूठ बोल रही है, ये शॉपिंग करने नहीं जा रही है। अच्छा होगा तुम कोई बहाना बनाकर यहां से निकल जाओ। काले सांप ने पुष्कर को गहरी आवाज में आगाह करते हुए कहा। कहां जा रही थी उर्वी? क्या उर्वी पुष्कर के खिलाफ कोई साजिश रच रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस समय कौन सी शॉपिंग करने जाना है? तुम्हें दिखाई नहीं देता बाहर अंधेरा होने वाला है और इस टाइम कितना ट्रैफिक होता है? तुम्हें इस बात का भी ख्याल नहीं है? जो भी लेना है वो कल दिन में लेना, अभी चुपचाप बैठकर खाना खाओ। सुरभि ने उर्वी को डांटते हुए कहा। मम्मी, मुझे जाने दो ना प्लीज, मेरे खास दोस्त का बर्थडे है, मुझे उसके लिए शॉपिंग करने जाना है, वरना मेरे दोस्त मेरी बहुत मजाक उड़ाएंगे। उर्वी ने जिद करते हुए अपनी मां से कहा। ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो 10 बजे से पहले आना होगा और अपने साथ पुष्कर को भी लेकर जाना होगा, और हां, अगर ये लेट होती है तो मैं तुमसे जवाब मांगूंगी। सुरभि ने उर्वी को जिद करते हुए देखकर उन दोनों से कहा। पुष्कर जाना तो नहीं चाहता था और वैसे भी उसे काले नाग ने जाने के लिए मना किया था, मगर सुरभि आंटी के कहने के बाद उसके पास न जाने का कोई बहाना नहीं बचता था। उर्वी के लिए भी यह अच्छा मौका था, इसलिए ना तो उसने खुद ही खाना खाया और ना ही पुष्कर को खाने दिया।
और फिर जल्दी से तैयार होकर वो दोनों चल दिए। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, उर्वी ने अपनी दोस्त का फोन लगा दिया। हे रचिता, मैं घर से निकल गई हूं, तुम जल्दी से मुझे पिक कर लो। उर्वी ने फोन रखते ही पुष्कर की ओर देखा और उसके हाथ में पकड़े हुए बैग को देखकर अजीब सा मुंह बना लिया। कुछ ही देर में 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां उर्वी की बिल्डिंग के बाहर आकर रुक गई। उर्वी, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। रचिता, जो बहुत ढंग से तैयार होकर आई थी, उसने उर्वी को देखते ही चिल्लाते हुए कहा, अरे उर्वी, ये तेरे साथ मजदूर कौन है? सुहाना, जो कि रचिता के साथ ही बैठी हुई थी, उसने पुष्कर को देखकर कहा, ये महाशय आज हमारे साथ ही आ रहे हैं। इनका शुभ नाम श्री श्री पुष्कर श्रीवास्तव है। उर्वी ने पुष्कर की ओर अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। उसके बोलने के अंदाज से ही रचिता और बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। अरे उर्वी, ये तो वही है ना जिसे तुमने डंप कर दिया था और ये उसके बाद बाथरूम में छुपकर रोने लगा था। रचिता ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं इसके साथ कभी थी ही नहीं, तो इसे डंप कैसे कर सकती हूँ? और तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर ये बात अयान को पता चल गई तो फिर मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूंगी? उर्वी ने तेज आवाज में रचिता से कहा। उर्वी के इतना कहते ही 2 और लोग अपनी गाड़ी से बाहर आ गए और उन्होंने भी पुष्कर पर तंज कसते हुए कहा, तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है ब्यूटी, क्योंकि तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम ऐसे फटीचर के साथ डेट करोगी। अरे तुम लोग भी बाहर आओ और देखो तो इस कबूतर की शक्ल। मंगल ने अपनी बाकी दोस्तों को भी गाड़ी से बाहर निकालकर आने के लिए कहा। ओह, तो ये है वो, मुझे तो ये आदि मानव के समय का लग रहा है। एक लड़के ने पुष्कर को देखते ही कहा और उसकी बात सुनते ही सभी ठाके मार मार कर हंसने लगे। अरे चलो भी तुम लोग, या आज इसी की क्लास लेते रहोगे? रचिता ने कहा। लेकिन मेरी कार में ऐसे मजदूर के लिए कोई जगह नहीं है, मेरी कार में सिर्फ कोई ब्यूटी ही बैठ सकती है। दूसरे लड़के ने कहा। और अगर मेरी कार में बैठने से मेरी कार गंदी हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? एक और लड़के ने कहा। तीनों कारों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि पुष्कर को अपनी कार में बैठाने के लिए राजी हो जाए। पुष्कर भी अब तक बहुत बेइज्जत हो चुका था और उसने उर्वी के साथ ना जाने का मन बना लिया था। ठीक है उर्वी, मुझे भी तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बीच कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, इसलिए तुम जा सकती हो, मगर ध्यान रहे कि तुम्हें 10 बजे से पहले लौटना होगा, वरना मुझे तुम्हारी मम्मी को सच बताना होगा। पुष्कर ने उर्वी से कहा। और सुहाना तो जैसे पुष्कर किसी बात का इंतजार कर रही थी। हो, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गुड बाय मिस्टर मजदूर, सुहाना ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी उर्वी ने चिल्लाते हुए कहा, अगर ये नहीं गया तो मैं भी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी इससे फोन करके जरूर पूछेगी, इसलिए इसका हमारे साथ चलना बहुत जरूरी है। हो, तो ये तुम्हारा गेट पास है, रचिता ने कहा। और फिर सभी जोर से हंस पड़े। लेकिन अभी भी कोई आगे बढ़कर पुष्कर को अपनी कार में बिठाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी चौथी कार की खिड़की का शीशा नीचे हुआ और उसमें से एक हाथ बाहर निकल कर आया और पुष्कर की ओर इशारा करते हुए अंदर से आवाज आई, ओह माय डार्लिंग हस्बैंड, इट्स यू, कम। उस लड़की की आवाज सुनते ही सभी बुरी तरह से चौंक गए थे। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा थी। डार्लिंग हस्बैंड, सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। रचिता, मंगल और उनके दोस्तों के साथ साथ उर्वी भी बुरी तरह चौंक कर कभी शिखा तो कभी पुष्कर की ओर देख रही थी। शिखा, तुमने इसे हस्बैंड कहकर बुलाया? मंगल ने शिखा से कहा। ओह सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। शिखा ने जल्दी से अपनी जुबान संभालते हुए कहा। दरअसल वो पुष्कर को देखते ही सुबह की बात याद करने लगी थी, इसलिए उसे ध्यान ही नहीं रहा कि इस समय वो कितने लोगों के बीच में है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखते हुए कुछ इशारे किए, क्योंकि उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि किसी की जुबान इतनी कैसे फिसल सकती है। खैर, पुष्कर जल्दी से शिखा की कार में बैठ गया। उसकी कार में 2 और लोग भी बैठे हुए थे, जो शिखा को देखकर हंस रहे थे, मगर पुष्कर के आते ही वो चुप हो गए। तो तुम उर्वी को फॉलो कर रहे हो? सॉरी, मैंने तुम्हें उस समय अपनी शील्ड की तरह यूज किया था। शिखा ने हंसते हुए पुष्कर से कहा। नहीं, मैं उसे फॉलो नहीं कर रहा हूं, ये मेरी मजबूरी है। पुष्कर ने धीमी आवाज में शिखा की बात का जवाब दिया। पुष्कर को अभी भी लास्ट वैलेंटाइन का वो दिन याद है, जब गुलाब का फूल लेकर वो उर्वी से अपने प्यार का इजहार करने के लिए गया था। लेकिन अब पुष्कर के दिल से उर्वी का वो भूत उतर चुका था। अब फिर से पुष्कर उर्वी के पीछे पागल नहीं होने वाला था। शिखा पुष्कर की आंखें पढ़ सकती थी, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और गाड़ी का म्यूजिक तेज कर दिया। पुष्कर ने भी उन सभी से अपना ध्यान हटाते हुए अपना ध्यान मोबाइल पर लगा दिया। सभी गाड़ियां चल पड़ी थी। कुछ ही देर में चारों गाड़ियां एक जगह आकर रुक गई थी। पुष्कर ने बाहर आकर देखा तो उसे समझ आ गया कि ये लोग कोई शॉपिंग करने या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं आए थे, बल्कि ये तो एक रेसिंग ट्रैक था।
ये तो एक इलीगल रेसिंग ट्रैक है, पुष्कर ने बुदबुदाते हुए कहा। वहां बहुत से लोग मौजूद थे जो बोन फायर के साथ साथ बियर पी रहे थे और बहुत सी खूबसूरत लड़कियां भी थीं। ओह, तो ये सभी लोग यहां अपनी रातों की अय्याशी करने के लिए आए हुए हैं। अमीर लोगों की जिंदगी कुछ ज्यादा ही रंगीन होती। पुष्कर खुद से बातें कर रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पुष्कर ने आसपास मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। कौन है? पुष्कर ने चौंकते हुए कहा। सावधान रहना। यह आवाज पुष्कर के अंदर से ही आ रही थी। लेकिन क्यों? मुझे इन लोगों से क्यों सावधान रहने की जरूरत है? पुष्कर ने काले नाग की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं आज इस रेस में अपनी गाड़ी दौड़ाऊंगा और अगर किसी में हिम्मत है तो वो मेरे साथ शर्त लगा सकता है और इस बहाने मैं कुछ पैसे भी कमा लूंगा। एक चोटी वाले लड़के ने चिल्लाते हुए कहा और फिर वो जोर से हंसा। क्यों बे मजदूर, तुझ में है हिम्मत या सिर्फ लड़कियों के पीछे ही छिपना जानता है? मंगल ने शिखा की ओर देखकर पुष्कर से कहा। पुष्कर जानता था यह जगह गुरुग्राम नेशनल हाईवे के पास है और यहां पुलिस का भी काफी पहरा रहता है, इसलिए वो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। मंगल, इसमें इतना दम नहीं है, पर अगर ये तैयार होता है तो इसके हिस्से के पैसे मैं दे दूंगा। अगर जीत गया तो कम से कम ढंग के कपड़े तो खरीद लेगा। उन लोगों में से किसी की आवाज आई और सभी लोग ठाके मारकर हंसने लगे। रचिता मंगल के कंधे से सिर लगाकर खड़ी हुई थी और अपना गाल बार बार उसके कंधे से रगड़ रही थी। रचिता को हमेशा डर लगा रहता था क्योंकि मंगल की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कॉलेज की बहुत सी लड़कियां उस पर लाइन मारा करती। इसलिए भीड़ में रचिता मंगल से इसी तरह से चिपकी रहती थी ताकि सबको उनके रिलेशन के बारे में खबर हो जाए और कोई भी लड़की मंगल के नजदीक आने की कोशिश ना करे। मंगल ने देखा कि पुष्कर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए वो हंसा और बोला, अभी रेस शुरू होने में कुछ समय है, आओ उस ब्रोकर को देखते हैं। वो कुछ नई कार लेकर आया है, वहां कुछ ड्रिंक लेंगे और फिर खेल शुरू होगा। क्या कहा मंगल भाई? तुम्हें कौन सी कार की जरूरत है? तुम्हारे पास तो सभी नए मॉडल पहले ही पहुंच जाते हैं। एक दूसरे लड़के ने कार के बोनट से नीचे छलांग लगाकर कूदते हुए कहा, अगर तुझे चाहिए तो तेरे लिए खरीदूंगा। मंगल ने उस लड़के से कहा। मंगल की बात सुनकर वो लड़का शर्माते हुए मंगल के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही दूरी पर कुछ राउडी जैसे दिखने वाले लड़के शराब पी रहे थे और अपने साथ आई हुई लड़कियों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। सड़क पर तेज चलती हुई कारों की आवाज ने सभी को रोमांचित किया हुआ था। रेस में हिस्सा लेने के लिए बहुत से लड़के आते जा रहे थे और उनमें से बहुत से ऐसे भी थे जिन्हें रेस से नहीं, बस इस समय हाईवे पर होने वाली मटर गश्ती से मतलब था। तभी अचानक पुष्कर का फोन बजने लगा। पुष्कर ने फोन उठाया और दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो मिस्टर, क्या तुम पुष्कर बोल रहे हो? हाँ मैं पुष्कर बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? पुष्कर ने जवाब दिया। क्या तुम्हें याद है कि तुमने अभी कुछ समय पहले कमला नगर रेस्टोरेंट में बुजुर्ग महिला की जान बचाई थी? उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे। मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। मेरा नाम प्रभाकर है और मैं तुमसे मिलकर तुम्हारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभाकर ने कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बस एक समय की बात थी। पुष्कर ने कहा। मैं जानता हूँ ये शायद तुम्हारे लिए छोटी सी बात है, लेकिन ये मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुमने मेरी माँ की जान बचाई है और जब से तुमने मेरी माँ की जान बचाई है तब से उन्हें लगातार उल्टियां हो रही हैं। हमने डॉक्टर्स को दिखाया है पर वो ठीक नहीं हो पा रही हैं, इसलिए क्या तुम एक बार। प्रभाकर कहते कहते रुक गया था। पुष्कर समझ गया था कि प्रभाकर क्या कहना चाहता है, लेकिन उसे यह भी याद था कि ये उसका नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद शक्ति का करिश्मा था और अगर उसे फिर से उस बूढ़ी औरत की मदद करनी है तो उसे उसी नाग शक्ति की मदद लेनी होगी। लेकिन अभी उसे बूढ़ी औरत की मदद तो करनी होगी, वरना उनकी हालत गंभीर हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस समय गुरुग्राम हाईवे पर हूं। जब मैं यहां से निकलूंगा तो आपको फोन कर दूंगा, आप किसी जगह मुझे पिक कर लीजिएगा, पुष्कर ने कहा। मंगल और उसके बाकी साथी बियर पीते हुए पुष्कर को बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उर्वी कुछ अलग ही अंदाज से पुष्कर की ओर घूर रही थी, जैसे कि उसके मन में कोई प्लानिंग चल रही थी और फिर वो अपने फोन की ओर देख रही थी, मानो उसे किसी के फोन का इंतजार। फिर अचानक ही पुष्कर को अपने अंदर से बहुत तेज ओम के मंत्र की आवाज सुनाई देने लगी और उसके माथे से पसीने छूटने लगे। काला नाग क्यों पुष्कर को आगाह कर रहा था? क्या पुष्कर उर्वी की चाल समझ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।